क्रांतियों का इतिहास सदैव ही उथल पुथल भरा होता है और फ्रांस की 1789 की क्रांति भी इसका अपवाद नहीं है। 1789 में जब पेरिस के अंदर ये क्रांति घटित हुई, उसके बाद के लगभग 10 वर्षों तक अर्थात 1799 तक फ्रांस की राजनीति में एक भूचाल आया रहा। 1789 से लेकर के 1799 तक के इस 10 वर्षों के कालखंड में फ्रांस के समाज ने, फ्रांस की राजनीति ने, फ्रांस की अर्थव्यवस्था ने, फ्रांस की विदेश नीति ने अनेक नए प्रकार के मोर्चे देखे और उनसे टक्कर ली। फ्रांस की क्रांति निसंदेह ही विश्व के अन्य हिस्सों में पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। क्योंकि आधुनिक मानव सभ्यता को फ्रांस की इस 1789 की क्रांति ने गहरे अर्थों में प्रभावित किया है। इस क्रांति के दौरान फ्रांस में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए, उसमें सबसे पहला नेशनल असेंबली का गठन हुआ। ये जो नेशनल असेंबली है, ये क्या चीज़ थी? इसके बाद नेशनल कन्वेंशन, जिसने शासन चलाया फ्रांस का, वो क्या चीज़ थी? और उसके बाद डायरेक्टरी, जिसको अपदस्थ करके नेपोलियन फ्रांस की सत्ता पर काबिज हुआ और फ्रांस का भाग्य विधाता बन बैठा। तो नेशनल असेंबली क्या चीज़ थी फ्रांस की राजनीति में, नेशनल कन्वेंशन क्या चीज़ थी और डायरेक्टरी क्या चीज़ थी? देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में प्रारंभ हुई और 1789 में हम जानते हैं, क्योंकि राजा ने राजनीतिक कारणों के दबाव में आकर के ई स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया था और ये ई स्टेट जनरल ही बाद में राष्ट्रीय सभा के रूप में परिवर्तित हो गया था और यह राष्ट्रीय सभा ही बाद में संविधान सभा बनी, जिसको फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। तो नेशनल असेंबली 1791 में गठित हुई और 1792 तक इसने कार्य किया। इसके बाद जो नेशनल कन्वेंशन है वो 1792 में बना और इसने 1795 तक कार्य किया। और जो डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी का शासनकाल फ्रांस के अंदर 1795 से 1799 तक रहा था। तो जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति के समय जो ई स्टेट जनरल का अधिवेशन था, वही राष्ट्रीय सभा में बदला और यही राष्ट्रीय सभा बाद में संविधान सभा में बदल गई। ये संविधान सभा ने एक नया संविधान बनाया और 21 सितंबर 1791 को फ्रांस के सम्राट ने नया संविधान स्वीकार कर लिया और यह भी वचन दिया कि मैं इस नए संविधान के अनुसार ही कार्य करूंगा। अर्थात 1789 में फ्रांस में राजतंत्र समाप्त नहीं हो पाया। इस नए संविधान के अनुसार 1791 में चुनाव हुए और मजे की बात यह है कि संविधान सभा के किसी भी व्यक्ति ने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, राष्ट्रीयता की भावना के कारण। अब ये जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो असेंबली बनी, इसको फ्रांस के इतिहास में हम नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कहते हैं। इसमें 745 सदस्य थे। इसमें दो मोटे तौर पर वर्ग थे। पहला जो था वो वैध राजसत्तावादियों का वर्ग था। इसमें 505 मेंबर थे और ये सदन के सीधे हाथ यानी दाहिने साइड में बैठा करते थे। इसी कारण से इनको इतिहास में राइट विंग के नाम से जाना गया बाद में। और जो दूसरा सदस्य थे इस सदन के, वो गणतंत्रवादी थे और उनकी संख्या 240 थी। और चूंकि वो लोग लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा करते थे फ्रांस के इस सदन में, लिहाजा राजनीति में बाद में उनको लेफ्ट विंग के नाम से जाना गया। जो वैध राजसत्तावादी थे, ये पेरिस के अंदर एक गिरजाघर था, एक चर्च था, फेइया। उस फेइया में अक्सर ये लोग अपने अधिवेशन करते थे, मिलते थे, जुलते थे, वार्ता करते थे। इसी कारण से फ्रांस की राजनीति में तत्कालीन समाचार पत्रों में इनको फेइयों के नाम से भी जाना जाता है। और जो गणतंत्रवादी थे, ये दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक जिनोदिस्ट दल था और दूसरा जैकोबिन दल था। जो जिनोदिस्ट दल था, उसके नेताओं में मैडम रोला, टॉमस पेन आदि प्रमुख थे। और जो जैकोबिन सदस्य थे, उनके नेताओं में दांते, मारा, रोबस्पियर और हीबर महत्वपूर्ण थे। इसी परिस्थितियों में फ्रांस की राजनीतिक परिदृश्य में युद्ध की आशंका के बादल छाए हुए थे। वजह साफ थी कि क्रांतिकारियों के दबाव के कारण, नए चुनावों के कारण जैकोबिन और जिरोदिस्ट
लोगों के द्वारा राज सत्तावादियों का या राजतंत्र समर्थकों का विरोध करने के कारण बहुत सारे सामंत और बहुत सारे पादरियों को फ्रांस छोड़ करके आसपास के देशों में भागना पड़ा था। अर्थात अपनी जान बचाने के लिए या क्रांति के विचारों से अप्रभावित रहने के लिए बहुत सारे सामंत और बड़े पादरी ये ऑस्ट्रिया और प्रसा भाग गए थे। जब ये ऑस्ट्रिया प्रसा गए तो वहाँ जाकर के इन्होंने राजदरबारों में शिकायत की कि फ्रांस में क्रांतिकारियों ने राजतंत्र का चलना मुश्किल कर रखा है और जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है सामंत या पादरी, उनसे वो लगातार अधिकार छीनते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्रांति का दमन आवश्यक है, ये इन लोगों ने जाकर के प्रचार किया और ऑस्ट्रिया और प्रसा बाद में हम देखते हैं कि इन क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए उद्यत भी हुए। इन्हीं आशंकाओं के बादलों में लुई सोल्वे ने भी ये समझा कि फ्रांस छोड़ करके भागने में ही फ़ायदा है और ये फ्रांस छोड़ करके भेष बदल करके लुई सोल्वा अपने पत्नी बच्चों को लेकर के पेरिस से भाग निकला, लेकिन सीमा पर पकड़ा गया और बाद में पेरिस की जनता ने इसको वर्साय के महल में न रख करके पुराने पेरिस के ट्यूलरीज महल में इसको रखा ताकि ये जनता के बीच में ही रह सके और देश छोड़ के राजा न भाग सके। इसी बीच ऑस्ट्रिया और प्रसा ने 27 अगस्त 1791 को पिलनीज की घोषणा कर दी, इस उद्देश्य के साथ कि हर एक फ्रांस का जो राजतंत्र है ये यूरोप के हर राजा की जिम्मेदारी है कि वो फ्रांस के राजा की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि उन्हें भय था कि अगर आज क्रांतिकारियों के हाथों फ्रांस का राजा सत्ता से हटता है तो कल को उनका भी नंबर आने वाला है। ऐसी स्थिति में क्रुद्ध होकर के फ्रांस ने यानी जो नेशनल असेंबली के लोगों ने इन्होंने 20 अप्रैल 1792 को ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और लाफायते के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ऑस्ट्रिया के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भेजी गई, किंतु ये जो फ्रांस की सेना थी ये ऑस्ट्रिया की सेना से बुरी तरीके से हार गई। ऐसी स्थिति में अब ऑस्ट्रिया और प्रसा एक जगह आ गए और उन्होंने ब्रुसविंक की घोषणा की। इस घोषणा के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम फ्रांस के राजा की रक्षा करें और 25 जुलाई 1792 को इन संयुक्त सेनाओं ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। पेरिस पर इस समय जैकोबिन दल के लोगों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और वहाँ राजा को हटाने पर विचार हो रहा था। इन परेशानियों के वातावरण में जो जैकोबिन लोग थे इन्होंने पेरिस के अंदर हत्याओं का एक सिलसिला शुरू किया और लगभग 2500 राजनीतिक हत्याएं इस समय की गईं। ये जो सेना भेजी गई ऑस्ट्रिया और प्रसा से लड़ने के लिए, ये सेनापति दुमुरियो के नेतृत्व में गई और उसने वामी नामक स्थान पर इस संयुक्त फौज को पराजित कर दिया और इस प्रकार से फ्रांस ने अपनी रक्षा इस ऑस्ट्रिया और प्रसा के संयुक्त अभियान से की। इसके बाद हम देखते हैं कि 1792 में नेशनल असेंबली पुनः क्रांतिकारियों ने भंग कर दी और राजा को कार्य करने से रोक दिया गया और ये तय हुआ कि जो नया संविधान बनेगा उसी के अनुसार शासन फ्रांस का चलाया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए और राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया गया। 1792 से 1795 तक इस नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस का शासन चलाया और इनमें जैकोबिन लोगों की प्रधानता थी। 20 सितंबर 1792 को फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा 782 सदस्यों के साथ इस नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ और इस अधिवेशन में 2 प्रकार के सदस्य थे, पहले जैकोबिन, दूसरे जिरोंदिस्ट। इस नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थी कि एक तो क्रांति के होने के बाद भी राजा अभी तक फ्रांस से समाप्त नहीं हुआ था, दूसरा विदेशी आक्रमणों का लगातार भय बना हुआ था चूँकि ऑस्ट्रिया प्रसा को युद्ध में हराने के बाद इंग्लैंड, हॉलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर के एक गुट बना लिया था कि फ्रांस को सबक सिखाया जाए और यहाँ की क्रांति का पूरी तरीके से दमन कर दिया जाए। तीसरी जो परेशानी थी वो गृह युद्ध था, क्योंकि जैकोबिन और जिरोंदिस्ट में भी सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था। राजतंत्र समर्थक राजा को बताना चाहते थे और गणतंत्रवादी क्रांति को सफल करना चाहते थे और राजतंत्र की समाप्ति फ्रांस से करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में राजा के खिलाफ नेशनल कन्वेंशन ने अभियान चलाया, उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया और जैकोबिन दल के नेता दांते ने बहुत सारे पत्र लुई सोल्वे के प्रस्तुत किए जो कि उसने अन्य राजाओं को अपनी मदद के लिए लिखे थे। राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ और 21 जनवरी 1793 को फ्रांस में लुई सोल्वे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, अर्थात राजा से फ्रांस ने मुक्ति पा ली। इसके बाद फ्रांस में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी नेशनल कन्वेंशन ने, ताकि जो बड़ा गुट यूरोप में उनके विरुद्ध बना था उसका मुकाबला किया जा सके। और ऐसी स्थिति में जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष था, भिन्न भिन्न गुट बने हुए थे पेरिस के अंदर, उसमें आखिरकार
जैकोबिन लोगों ने सफलता प्राप्त की और जैकोबिन और जिरोदिस्ट में जो सत्ता का संघर्ष हुआ उसने फ्रांस में हम देखते हैं कि रेन ऑफ टेरर या आतंक के राज्य की स्थापना की। ये जो आतंक के राज्य की स्थापना है ये जैकोबिन नेताओं हेबर्ट, दांते और रॉबस्पियर ने किया और 49 दिन के अल्पकाल में ही 1376 राजनीतिक नेताओं की हत्या पेरिस के अंदर की गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया गया। बाद में आखिरकार ये संघर्ष इतना बढ़ा कि इन तीनों को यानी कि हेबर्ट, दांते और रॉबस्पियर को भी आपस में ही लोगों ने मिलकर के फांसी दे दी, क्योंकि एक दूसरे के प्रति इनके मन में कोई विश्वास नहीं था। बाद में एक नया संविधान नेशनल कन्वेंशन ने बनाया और इस संविधान के अनुसार जैकोबिन पार्टी अवैध घोषित कर दी गई फ्रांस में और 2 सदनीय व्यवस्था फ्रांस की राजनीति में शुरू हुई। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है उसी प्रकार से द काउंसिल ऑफ 500 यानी 500 सदस्यों का एक सदन बनाया गया और काउंसिल ऑफ एल्डर्स उसमें 250 सदस्य होने थे, एक ये बनाया गया। 1795 में नए संविधान के हिसाब से 5 डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए फ्रांस का शासन चलाने के लिए और नेशनल कन्वेंशन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो 1795 से लेकर के 1799 तक 5 सदस्यीय डायरेक्टर्स ने एक समिति बनाई गई जिसे डायरेक्टरी कहते हैं, उसने फ्रांस का शासन चलाया और इस अवधि में फ्रांस का इतिहास बहुत ही ज़्यादा दुखमय और अनिश्चितकालीन रहा। पैंथियन विद्रोह जिसके नेता फ्रांकोई नोएल बबूफ थे और जो ट्रिब्यून नामक अखबार निकाला करते थे, वो सर्वहारा क्रांति चाहते थे फ्रांस के अंदर। हालांकि सफल नहीं हुए, लेकिन ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर बना रहा। ऐसी स्थिति में नेपोलियन जो कि फौज में एक कमांडर था और लगातार विदेशों में वो युद्धों में जीत रहा था और उसकी लोकप्रियता अखबारों के माध्यम से फ्रांस की जनता में आसमान पे थी।